Jain candidates, today Katara Defence Academy has arranged an interview with Mr. Lalit Kumar Singh, who has recently cleared Air Force X Group examination with a very good rank. भाई इनका रैंक ना 31 रहा है, ऑल ओवर इंडिया रैंक इनका 31 रहा है. तो ललित फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, क्योंकि भाई ये जो रैंक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक है. अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 31 रैंक है, और ये हमारे केडीए के स्टूडेंट ही रहे हैं. बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार, और उसमें भाई वन बाय वन हम इस तरह की सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही, और आप देखेंगे कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का क्या मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं. वन बाय वन हम इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और आपने वो देखना है. ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. तो सबसे पहले ललित आप अपना इंट्रोडक्शन दें. First of all, I would like to thanks to the KDA staff who has given me this opportunity to speak on this platform. My name is Lalit Kumar Singh and I belongs to Aligarh, and I passed my class 12th in 2019 with 90% of marks. And then I joined Qatar Defence Academy to prepare myself for the Air Force examination, and also I prepared for ND examination, for which I cleared 2 times written examination, but unfortunately I didn't make that in the SSB phase. And ओके ललित, तो आपने देखा कि भाई ललित ने इससे पहले 2 बार एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, बट वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए. बट राइट नाउ भाई एयरफोर्स में भी इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या रही, 31 रही. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ललित आप बच्चों को ये बताएं कि भाई ये बड़ा इशू रहता है कि भाई किस तरीके से बच्चा तैयारी करे, क्योंकि भाई लाखों बच्चे डिफेंस फोर्सेज के लिए तैयारी करते हैं, बट ओनली thousands of the students will make the final list. केवल 1000 मतलब कुछ हजार बच्चे ही फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाते हैं. तो आखिर क्या इशू रहता है, किस तरह की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, भाई ये बच्चों को बताएं आप. ये सर ये बहुत बड़ा इशू है. स्टार्टिंग से ही मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा, काफ़ी टीचर से पूछते हैं सर मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. बट सर मेरा फोकस ये है, मेरी थिंकिंग ये है कि स्ट्रेटजी किसी और से पूछ के नहीं, अपनी पोटेंशियल को और अपनी एबिलिटी को देखकर बनाया जाए तो उतना ही अच्छा होगा. क्योंकि कुछ पूछते हैं टीचर से कि सर मुझे शाम को पढ़ना चाहिए या सुबह को. इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल कि आप सुबह को अच्छा पढ़ सकते हैं या शाम को अच्छा पढ़ सकते हैं. और दूसरा सर हम लोग डिफरेंट बुक्स पर रिलाई करने लग जाते हैं कि लूसेंट ले लें या फिर अरिहंत ले लें, मोटी मोटी बुक्स पकड़ लेते हैं, लेकिन सिलेबस हमारा कुछ नहीं हो पाता. तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ एक ही बुक को पकड़ के रख सकें तो वो बेटर होगा. और जैसे कि मैंने भी सिर्फ और सिर्फ अपना केडीए कोचिंग से जो स्टडी मटेरियल मिला था सिर्फ उन पर रिलाई रहा. मैंने एक भी क्वेश्चन ना लूसेंट से अटैम्प्ट किया ना ही अरिहंत से अटैम्प्ट किया. एंड आई थिंक इट वाज द गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी फॉर मी. ओके, तो मतलब ये है कि भाई हाँ स्ट्रेटेजी हर बच्चे की खुद की होनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि हाँ भाई आपने जो है ज़्यादा बुक्स पर नहीं जाना, केवल लिमिटेड बुक्स पढ़ना है. ओके, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स भाई मिस्टर ललित कुमार सिंह ने आपको बताएं. ओके ललित, तो ललित आप अपना रिटन का स्कोर बताएं ज़रा बच्चों को कि आपका रिटन का स्कोर क्या था. सर मेरा स्कोर ओवरऑल 60 मार्क्स था आउट ऑफ 70 इन एक्स ग्रुप. एंड ये स्कोर इंडिविजुअली 15.75 इन इंग्लिश and 20.25 in physics and 24 marks in mathematics. क्या बात है भाई, मैथ्स में 24 नंबर थे. मैथ्स और फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 25 में से हैं. एक चीज़ आप समझें कि 25 में से कितने मार्क्स थे ललित फिजिक्स में, 20.25 मतलब फिजिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में जो हमेशा ही सभी बच्चों के लिए डर बना रहता है कि भाई कैसे नंबर आएंगे. मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में 11th-12th में भाई पूरा टेक्निकल है, इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल, तो थोड़ा टफ रहता है कि भाई मैथ्स में स्कोर कैसे आएंगे. और मैथ्स में भाई ललित के 25 में से 24 मार्क्स हैं. फिजिक्स की भी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी 20.25 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में भी इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है. 25 में से एक तरफ 20.25 है और इंग्लिश में 20 का स्कोर रहता है. आपको पता है ना 20 मार्क्स में से आपका स्कोर रहता है, तो 20 में से इनके 15.75 मार्क्स हैं. तो कैन यू सी कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है. तो भाई आपका इसमें कोचिंग का क्या रोल रहा, तो ये ललित आप थोड़ा बताएंगे बच्चों को. So it will be pleasure for me to speak for my teachers. सब मैं जब आया था आफ्टर क्लास 12th मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि था ड्रीम.
teachers directed me to the path which was which led me to this platform and which led me to fulfill my dream. सर मैं जब आया तो ड्रीम के साथ सर स्ट्रेटजी जो आपने बताई और सर मैथमेटिक्स जो कटारा सर ने खुद पढ़ाया, तो मैंने कभी इतना गाइडेंस, मैंने कभी कोचिंग भी फेस नहीं किया था, लेकिन मैं जब यहाँ आया उसके बाद मुझे पता चला कि कंपटीशन क्या है. आई बिल्ड अप माई कम्पिटिटिव स्पिरिट एज वेल एज कोऑपरेटिव स्पिरिट एंड फिर जब कोऑपरेटिव स्पिरिट हमारी बिल्ड होती है जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद सिर्फ क्लासेस ही नहीं, सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, हम लोग मैं और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप्स बनाकर बाहर बैठने लगे इन द अदर रूम्स अदर देन द क्लासरूम्स, सिर्फ हमारी स्टडीज़ के लिए, और सिर्फ क्लासरूम से बाहर भी हमने गाइडेंस लिया टीचर्स से. जैसे क्लासरूम में से टीचर्स बाहर आते थे या फिर हमारे डाउट सेशंस होते थे, डाउट फैकल्टीज़ हमारी अलग थी, और जब हमें क्वेश्चन पूछने होते थे एट एनी टाइम हम क्वेश्चन ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिया करते थे, तो उसके भी हमें आंसर तुरंत ही मिल जाते थे. और इट वाज ऑल एंड कोचिंग की गाइडेंस तो एक क्वेश्चन रहता है कि बच्चे पेशेंस खो देते हैं जब कि हमारा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि हम इसके लायक हैं नहीं. लेकिन ये कोचिंग की बहुत बड़ी गाइडेंस थी कि काफ़ी सारे बच्चे, मैंने तो खैर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फोर्थ अटैम्प्ट में क्लियर किया था. वो काफ़ी और कोचिंगों पर घूम कर आए, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पर आकर एक डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि हाँ, कि टीचर्स की गाइडेंस एंड सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उनका मोटिवेशन भी बहुत हेल्पफुल है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में. ओके, तो भाई ललित यार, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में जैसे 25 में से 24 मार्क्स थे आपके, है ना? यस. और 12th में भी आपका अच्छा स्कोर रहा है, नो डाउट. तो लेकिन अगर हम 12th के बाद अगर हम देखते हैं तो 12th के बाद जैसे आपने उससे पहले भी एग्ज़ाम दिए थे एक बार एनडीए का एग्ज़ाम, तो अगर हम बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? जैसे हमने स्कूल में पढ़ते हैं फिर हम कोचिंग्स में आके पढ़ते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है फिजिक्स में भी, इंग्लिश में भी और आप मैथ्स में भी? मतलब क्या डिफरेंस आप फेस करते हैं, ये ज़रा बताएं. सर 12th में जो होता है हमारा ओवरऑल सिलेबस होता है, हम लंबे लंबे डेरिवेशंस करते हैं, तब हम एक आंसर पे आते हैं. लेकिन जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे पास टाइम बाउंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, टाइम बाउंडिंग, तो हमें उसमें टाइम पर फोकस करते हुए अपनी स्पीड को बूस्ट करना होता है, जिसके लिए काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हेल्पफुल होती हैं. तो मैथ्स में, फिज़िक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, और जो एग्ज़ाम का, मैं तो कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मेन रोल होता है वो टाइमिंग का ही होता है कि आप कितनी अच्छे से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन कितने टाइम में कर रहा है वो मैटर करता है. क्योंकि जब 20 मिनट्स 25 क्वेश्चन करने होते हैं और वो प्रेशर बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, तो उसके लिए सिर्फ यही होता है कि अगर आपके पास ट्रिक्स हैं, आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया हुआ है, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन देख के उस ट्रिक को अप्लाई करके आंसर पर आ सकते हैं. अब जैसे फिजिक्स की होती है, तो फिजिक्स को हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसको फील करने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे चैलेंज सर फीलेबल फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपने भी कभी अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन, तो उसके बाद आप फील करने लग जाएंगे फिजिक्स को और डेफिनेटली आप भी अच्छा स्कोर करेंगे. और मैथ में भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और वो टाइम, मैथ तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जो टाइम ले जाते हैं, लेकिन उनके लिए शॉर्ट ट्रिक ही हेल्पफुल होती है. और हमारे इंग्लिश में कृष्णा सर हमारे पढ़ाते हैं, और जब इंग्लिश जनरली सीबीएसई में होता है कि ग्रामेटिकल पोर्शन सभी का ऑलमोस्ट वीक ही होता है, लेकिन जब कृष्णा सर ने हमें पढ़ाया उसके लिए इंग्लिश में, तो आई कैन से दैट इट वाज अ गोल्डन गो फॉर मी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट टॉट बाय कृष्णा सर. तो सीधे सीधे बात करें तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बताया कि अगर हम बात करते हैं ना 12th के हिसाब से, तो 12th में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि मिस्टर ललित कुमार सिंह ने बताया कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टाइम के हिसाब से क्वेश्चन को करें. ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको कोचिंग से ज़्यादा मतलब क्या है, ये गाइडेंस जो कोचिंग में बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है. ओके, तो अगर हम थोड़ा सा स्टडी मटेरियल की बात करें तो ललित, आपको स्टडी मटेरियल जो हमारी कटारा डिफेंस एकेडमी ने आपको प्रोवाइड किया था, तो उस स्टडी मटेरियल से आपको कितना बेनिफिशियल, मतलब कितना बेनिफिट मिला
तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर जितना बेनिफिट मिला और जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ वो सब उसी स्टडी मटेरियल का देना था, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ना तो आर्यन से किया और ना किसी सैम्पल पेपर से किया, क्योंकि सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किए गए थे कोचिंग से, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने फील किया कि जितना स्कोर मेरा यहाँ आया था उन प्रैक्टिस सेट से, उससे ज़्यादा स्कोर ही वहाँ आया मेरा, और जो क्वेश्चन थे वो वहाँ पे मैच करने वाले थे बिल्कुल। और मैंने शीट्स ही 1 2 3 जितनी बार मैंने लगाई वो सिर्फ अपनी कोचिंग की शीट्स लगाई थी, और मैं तो जैसे ही फैकल्टी का इफेक्ट है वैसा ही हमारे यहाँ ये स्टडी मटेरियल का भी इफेक्ट। ओके, तो स्टडी मटेरियल जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ, फिजिक्स की भी या फिर इंग्लिश की भी, आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी जो कोचिंग से आपको मिली, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे थे जो एग्जाम में भी वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या आपको? सर ऑलमोस्ट बस नंबर ही चेंज थे, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट मेथड सब कुछ वही था, और वो तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इस स्कोर को अचीव करना सिर्फ वही है कि आप आपके अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप कर पाएंगे। और स्पीड बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ टेस्टिंग सीरीज़ जो हुई थी वो बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे 60 में से 28 मार्क्स थे, देन आई बूस्टेड माई स्कोर विद द गाइडेंस एंड by revising my whole concept of all the syllabus. हाँ, मतलब जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, तो रेगुलर टेस्ट सीरीज से भाई आपका क्या है, स्पीड इंप्रूव हो गई। तो चलो भाई रेगुलर, तो ये तो सब रहा रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। अब क्या है कि बच्चों में बहुत बड़ा डर रहता है ललित, किसके बारे में, जीडी को लेके। जीडी को लेके इतना बड़ा डर है कि मतलब एक जीडी फोबिया हो गया है पूरी तरीके से, कि जिसमें बच्चों को ये लगता है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये डर बहुत बड़ा है। तो आपने जीडी की तैयारी भी कटार डिफेंस एकेडमी से की थी, तो उस मतलब जो आपने तैयारी किया उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा, मतलब कितना मतलब जीडी आपको टफ लगा, मतलब जो आपने यहाँ से तैयारी करने के बाद जब आप जीडी देने गए तो कितना टफ था एक्चुअली में जीडी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जब मैं जीडी की क्लासेस में यहाँ बैठा था तो मतलब फर्स्ट डे ही मुझ में हेजिटेशन थी बस, कि हाँ बहुत सुना था ग्रुप डिस्कशन, काफ़ी बच्चे आउट होते थे, तो उस चीज़ का एक फोबिया था। बट मैंने जब अटेम्प्ट किया और फर्स्ट डे जब मैं बैठा तो सब बच्चे हम लोग एक जैसे ही थे, कोई बोलना नहीं चाह रहा था कि इंग्लिश में बोलना है, तो पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन हिंदी में हुआ फर्स्ट डे, तो उसके ताकि हम बोल सकें, उसके बाद हुआ हमारा इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन। तो फिर जब 2-3 दिन होने लगे तो हम उसे इंजॉय करने लगे ग्रुप डिस्कशन को, और जब हम इंजॉय करने लगे ग्रुप डिस्कशन को तो मैंने देखा कि जिस लेवल पर हम यहाँ थे उससे कम लेवल पर ही वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग बोल रहे थे और वहाँ पर सिर्फ अगर 15 का ग्रुप है तो 7-8 लोग ही बोलते हैं और वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 50% का तो जीडी फेज में रहता है ये सिलेक्शन रेट। तो सिर्फ और फोबिया तो जैसे सर ने बोला कि यूपी बोर्ड के बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश का मैटर है, इंग्लिश का मैटर मुझे लगता है कि इंग्लिश का मैटर ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी शीट को पकड़ के बैठेंगे तो वो फोबिया रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और जो रियलिटी को ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं तो उसमें कोई फोबिया की बात नहीं है और आप हमेशा करेक्ट ही बोलेंगे। तो मतलब ये कि इंग्लिश का मतलब एक डर बना रखा है बस, एक्चुअली में इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं जीडी, और अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जीडी में, कोई भी इशू नहीं है जीडी का। तो जैसा आपको ललित ने बताया, तो लास्टली ललित आप थोड़ा गोल्डन एडवाइस या गोल्डन टिप्स जो बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में 1-2 महीने बाद फिर से एयरफोर्स का एग्जाम है और बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम क्या टिप्स रहनी चाहिए, क्या गोल्डन एडवाइस या जो गोल्डन टिप्स आप देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। ये सर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अब ज़्यादा बुकों पर ना भागें, जो आपने सिलेबस पढ़ लिया और जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को फिर से रिवाइज करें और अपने मॉक सीरीज़ लगा लें, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और मैंने और कहीं से तो मॉक किए नहीं, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हमारी कोचिंग से जो मॉक प्रोवाइड किए गए थे वो बहुत ही अच्छे थे। और अगर अब जैसे ये लास्ट टाइम है तो आपको अपना टाइम तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक दिन में 24 आवर्स पढ़ा और फिर पूरे हफ्ते मौज ली, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो फिर कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। ओके, तो
देखो ये सब कुछ आपने ललित से मतलब सब कुछ पता लग गया आपको कि कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, कोचिंग का क्या हेल्प मतलब क्या आपको बच्चों को हेल्प मिलती है, ये सब कुछ आपको हमें इस इंटरव्यू से आपको पता चल गया। ओके, तो फाइनली ललित थैंक यू फॉर द प्रीशियस टाइम दैट यू हैव गिवन फॉर द स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरह के इंटरव्यू हम और भी बच्चों के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। आप जो स्ट्रेटेजी जो कंप्लीट गोल्डन एडवाइस आपको मिल रही है भाई उस पर ज़रूर मूव ऑन कराएं। 2 महीने बाद बिल्कुल आपका एग्जाम है। ओके, थैंक यू ललित, बेस्ट विशेस फॉर योर ट्रेनिंग। ओके, जय हिंद।